बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ने पढ़ना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा बच्चों, एक और बात कि आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने एक तो दुआ करनी है मेरी सेहतयाबी के लिए, और दूसरा अगर वीडियो में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए ना तो उसको भी बर्दाश्त करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि डाल्टन ने यह कहा था कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। क्या मतलब? सबसे छोटा, यानी इससे कोई और छोटा पार्टिकल नहीं है। और इनडिविजिबल क्या मतलब? उसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। बेटा, जब डाल्टन ने यह बात कही तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस काम पर लग गए। उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दी ये बात साबित करने के लिए कि आया डाल्टन की बात सच है या नहीं है, यानी कि एटम वाकई मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, या इससे भी कोई और स्मॉलेस्ट, इससे भी कोई और छोटे पार्टिकल हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो पता चला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। कौन सी चीज डिस्कवर हो गई? इलेक्ट्रॉन। और कौन सी चीज डिस्कवर हो गई? प्रोटॉन। और कौन सी चीज डिस्कवर हो गई? न्यूट्रॉन। बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर भी हो गए, और साथ साथ ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और साथ साथ ये भी पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ही हल्का जरा होता है, वेरी लाइट पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जरे जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही भारी होते हैं, यानी इनके मैसेज का भी पता चल गया। बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस के मुकाबले में 1836 टाइम कम होता है, यानी 1836 गुना कम होता है। बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का मैस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब बेटा, जब ये पार्टिकल डिस्कवर हो गए, इनका चार्ज भी पता चल गया, इनका वजन भी पता चल गया, तो फिर एक नया मसला सामने आ गया। नया मसला क्या था कि एटम के अंदर ये पार्टिकल किस तरतीब से अरेंज हैं, किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एटम का स्ट्रक्चर। तो फिर एटम के स्ट्रक्चर पर मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, लेकिन सबसे पहली थ्योरी जो एक्सपेरिमेंटल बेस थी वो थी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैंने आपको बताया ना कि रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। यहां पर ये मैंने लिख भी दिया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की इंतहाई बारीक शीट ली थी, वेरी थिन फाइल ऑफ गोल्ड, जिसकी थिकनेस यानी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर थी, बहुत बारीक थी। उसने उस गोल्ड की जो थिन फाइल थी उसको टेबल के ऊपर वर्टिकली, जैसे दीवार जमीन से ऊपर की जाने खड़ी होती है ना वर्टिकल, तो उसी तरीके से टेबल के ऊपर एक स्टैंड की मदद से रख दिया। इस तरीके से उसने गोल्ड की जो फाइल थी उसको रख दिया यहां पर। ये उसने गोल्ड फाइल ली, गोल्ड फाइल ली। अच्छा, एक और बात कि उसने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ गोल्ड पर नहीं किया था, बहुत सारी मेटल पर किया था, और ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट सेम था। लेकिन गोल्ड पर रिजल्ट बहुत वाज़ेह था, तो यही आपके कोर्स में दे दिया गया है। अब उसने क्या काम किया? उसने ये सामने सीधी गोल्ड फाइल रखी, तो इस तरह से उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई। किस चीज की बम्बारमेंट करवाई? अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा की ये साइन होती है अल्फा, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे जो आखिरी ग्रुप है उसके सबसे ऊपर हीलियम He है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की प्लूरल है, एक होगा तो न्यूक्लियस, एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं ये सवाल करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि सर ये हीलियम के एटम से निकलते हैं। नहीं भाई, ये हीलियम के एटम से नहीं निकलते। इनके स्ट्रक्चर और हीलियम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। यानी अगर आप हीलियम के एटम की बात करें ना, हीलियम के एटम की बात करें तो उसमें ये 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, और उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं,
2 न्यूट्रॉन। तो ये तो हो गया हीलियम का न्यूक्लियस। और पूरे अगर एटम की बात करें तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये तो पूरा एटम हो गया। हम लोग एटम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया, तो इस पर कितना चार्ज होगा, +2, क्योंकि +1 ये और +1 ये, कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो हीलियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं उन पर +2 चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल का भी यही स्ट्रक्चर होता है। अल्फा पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक अब क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल एक तो भारी जरा होता है। क्या मतलब भारी जरा, हमने पढ़ा है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो क्या मतलब ये भारी है। इस पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। अब उसने ये अल्फा पार्टिकल कहां से हासिल किए थे, बेटा पोलोनियम के एटम से हासिल किए थे। पोलोनियम जिसकी सिंबल होती है PO, पीरियोडिक टेबल देखें तो 84 इसका एटॉमिक नंबर है। बेटा ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज्यादा होता है, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं और खुद ब खुद टूटते रहते हैं। तो ये न्यूक्लियाई के टूटने का प्रोसेस कहलाता है डिसइंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन। और उस दौरान अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं, बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं और गामा रेज भी निकलती हैं। तो उसने ये अल्फा पार्टिकल कहां से हासिल किए थे, पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से हासिल किए थे। अब बच्चों बात यह है कि पोलोनियम का एटम जब टूटता है तो अल्फा पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में निकलते हैं। तो उसने क्या काम किया था, लेड का एक क्यूब लिया था और उसके अंदर छोटा सा सुराख कर दिया था। जैसे जरा देखें ना, अगर ये मेरे पास एक क्यूब हो, ये सपोज करें लेड का एक क्यूब है। अब इसकी एक साइड पर यहां से सेंटर से अगर एक सुराख किया जाए और सुराख नीचे की जानिब लाया जाए और ऐसे लाया जाए कि ये नीचे से दूसरी साइड से बाहर ना निकल जाए, यहां सेंटर तक ये वाला सुराख, तो ये एक कैविटी बन जाएगी, बीच में खाली जगह बन जाएगी। अब इसमें अगर आप पोलोनियम डाल देंगे ना तो पोलोनियम के न्यूक्लियाई टूटेंगे, उससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब अल्फा पार्टिकल इस साइड से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि इधर लेड की वाल आ गई। इधर से भी नहीं निकल सकते क्योंकि इधर भी लेड की वाल, इधर से भी नहीं, इस साइड और उस साइड से भी नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता होगा, यहां से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं इसे मिटाकर यहां पर ये बना रहा हूं, यहां पर लेड का क्यूब है और यहां सेंटर में क्या बना दी गई, कैविटी बना दी गई। यहां बीच में कौन सी चीज रख दी गई, पोलोनियम। पोलोनियम मेटल यहां पर रख दी गई, पोलोनियम। पोलोनियम क्यों रखी, क्योंकि पोलोनियम का एटॉमिक नंबर मैंने बताया कितना होता है, 84। और जितने भी एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज्यादा होता है, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और वो खुद ब खुद टूटते हैं, उससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल बेटा यहाँ से निकले और सीधे सामने क्या पड़ी हुई थी, यानी ये सामने गोल्ड की फाइल थी, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, सीधे जाकर उसके ऊपर टकराए। क्या मतलब, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल अपॉन गोल्ड फाइल। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि इसके ऊपर यहाँ जाकर टकराए, यहाँ जाकर टकराए। सही है जी, अल्फा पार्टिकल। अब टकराने के बाद कहाँ गए बेटा, अल्फा पार्टिकल नजर नहीं आते। तो जो पार्टिकल नजर नहीं आते उनको देखने के लिए क्या काम करते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म जो एक्सरे की शीट नहीं होती, एक्सरे की शीट, वो भी एक फोटोग्राफिक फिल्म है। इसकी खूबी ये होती है कि इसके ऊपर जहां भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल टकराते हैं तो वहां पर एक ब्लैक कलर का निशान, स्पॉट पड़ जाता है। तो उसने क्या काम किया, इसके गिर्द, यानी यहाँ पर ये गोल्ड फाइल रखी तो इसके गिर्द सीधा एक जैसे चारदीवारी बनाते हैं ना, गोल सा फोटोग्राफिक फिल्म रख दिया। क्यों रखी थी, ताकि अल्फा पार्टिकल इसे टकराने के बाद कहाँ गए, सीधे निकल गए या इधर उधर बिखर गए या वापस आ गए या इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गए, ये देखने के लिए। अब उसको कैसे पता चलेगा, जिस तरफ को भी जाएंगे ना इसे निकलने के बाद अल्फा पार्टिकल, तो वहां पर क्या पड़ जाएंगे, स्पॉट, नुक्ते से पड़ जाएंगे। ये उसने उसके गिर्द क्या रख दी थी, गोल्ड फाइल। अब बेटा उसको बहुत ज्यादा निशानात यहां सामने की जानिब नजर आए, यहां पर बहुत ज्यादा निशान नजर आए, बहुत थोड़े से निशान जो थे वो साइडों पर यहां पर नजर आए, यहां पर नजर आए, बहुत थोड़े से निशान। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ज्यादातर पार्टिकल इस गोल्ड फाइल से गुजर गए और गुजरने के बाद यहां आ गए, यानी सीधे गए यहां पर, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट भी हो गए। वैसे मोस्टली क्या हो गए, सीधे पास हो गए। और ये साइड वाले निशान ये बता रहे हैं कि बहुत थोड़े से ऐसे थे, यानी 1 आउट ऑफ मिलियन, 1 मिलियन में से एक ऐसा पार्टिकल, यानी 1 मिलियन अगर पार्टिकल जहां से गुजरे तो बाकी सारे सीधे गुजर गए, उनमें सिर्फ एक पार्टिकल क्या हुआ, पीछे की जाने मुड़ा, यानी एंगल ग्रेटर देन 90। बेटा यहाँ ये जा रहा है ना, और अगर इस तरफ को मुड़ता तो 90 से भी पीछे की जाने, क्या मतलब ग्रेटर देन 90 के एंगल से क्या हो गए, मुड़ गए। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। आप जरा देखें, यही चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। रदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फाइल
रदरफोर्ड ने क्या काम किया, गोल्ड की एक बहुत बारीक शीट ले ली, whose thickness was about 0.00004 सेंटीमीटर। उस गोल्ड की जो फाइल थी उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर। उसने उस गोल्ड फाइल के ऊपर क्या काम किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल अपॉन इट, उसने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, कंटेनिंग +2 चार्ज। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। These अल्फा पार्टिकल्स वर obtained फ्रॉम पोलोनियम डिसइंटीग्रेशन। ये अल्फा पार्टिकल कहां से हासिल हुए थे, वर obtained यानी कहां से हासिल हुए थे, फ्रॉम पोलोनियम। पोलोनियम मैंने आपको बताया ना, एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और उसकी डिसइंटीग्रेशन क्या मतलब, उसके न्यूक्लियस के टूटने से। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसकी ऑब्जर्वेशन यानी उसने क्या चीज ऑब्जर्व की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुए, पास स्ट्रेट थ्रू द फाइल, सीधे गुजर गए फाइल में से। ये जरा देखें ना, सीधे फाइल में से गुजर गए। फ्यू वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, थोड़े से जो थे फ्यू, वो थोड़ा साइड पर मामूली से डिफ्लेक्ट हुए थे। ये जरा देखें ना, जैसे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। ओनली 1/10⁻⁶, 10⁻⁶ कहते हैं मिलियन, यानी मिलियन में से एक जो अल्फा पार्टिकल था ना, वर डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90। कितने, कौन से एंगल से बेटा डिफ्लेक्ट हुआ था, 90 से ग्रेटर। यानी ये जरा देखें ना बेटा, ये अब पार्टिकल सीधे जा रहा है। अब अगर ये पार्टिकल सीधे जाते जाते यहां मुड़ जा रहा है, तो ये वाला एंगल कितना है, लेस देन 90, क्योंकि 90 तो ये है ना, 90 से कम है। अब अगर ये जहां जाते जाते इधर मुड़ जाता है, तो क्या मतलब है, अब ये वाला एंगल 90 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि ये 90 और 90 से ये बड़ा एंगल हो गया। तो बहुत फ्यू यानी 1 आउट ऑफ 1 मिलियन पार्टिकल क्या हुई है, वापस की जाने डिफ्लेक्ट हुई है। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या नताइज अखज़ किए, कंक्लूजन क्या था। उसने कहा कि ये जो गोल्ड है ये भी मैटर है, गोल्ड की फाइल मैटर है, और मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। इसका मतलब ये भी एटम से बना हुआ है। और ज्यादातर पार्टिकल गुजर गए, सीधे गुजर गए। सीधे गुजर गए क्या मतलब है, एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या थी, खाली थी। भैया अगर जगह खाली ना होती तो ये अल्फा पार्टिकल जाते तो आगे अगर कोई ठोस चीज होती, सॉलिड चीज होती, उनको क्या करती, रोक देती। जगह खाली थी, इस वजह से वो ज्यादातर क्या हो गए, पास हो गए। जैसे ये जरा देखें, ज्यादातर क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये बीच में जगह क्या है, खाली है। अब चंद एक ये जो वापस की जाने मुड़े, ये क्यों मुड़े, ये इस वजह से मुड़े कि अल्फा पार्टिकल पर था पॉजिटिव चार्ज, और इनको किसी चीज ने पीछे की जानिब धकेल दिया। अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव को कौन सी चीज धकेलेगी, पॉजिटिव ही। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज भी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वापस रीबाउंस कर रहे हैं। और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल भी क्या थे, भारी थे। आप सपोज करें कि यहाँ ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है, और उसको मैं हल्का से एक पत्थर मारता हूँ, तो क्या होगा, पत्थर उसे टकराने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आगे कोई हल्की चीज पड़ी हुई है और मैं उसको एक बड़ा पत्थर मारता हूँ, तो ये जो मैंने पत्थर मारा है, तो वो जो आगे पत्थर पड़ा हुआ है उसको लगेगा और उस पत्थर को भी अपने साथ आगे ले जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये अल्फा पार्टिकल अच्छे खासे भारी थे, इनके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये टकराने के बाद वापस आ गए। वापस आने का मतलब ये कि ये जो आगे पार्टिकल है वो उनसे भी क्या है, भारी है। तो जरा देखिए उसने कंक्लूजन क्या निकाला, एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, चूंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हुए, पास्ट स्ट्रेट, सीधे गुजर गए। इससे क्या बात पता चलती है, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस occupied by an atom is empty, कि ज्यादातर स्पेस जो एटम ऑक्युपाई करता है, एटम जिस स्पेस पर मुश्तमिल होता है, वो ज्यादातर स्पेस क्या होती है, एम्प्टी, खाली होती है। ज्यादातर उसने क्यों कहा, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल गुजर गए, इस वजह से ज्यादातर जगह क्या थी, खाली थी। द डिफ्लेक्शन ऑफ ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, सिर्फ चंद एक अल्फा पार्टिकल क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90। कौन से एंगल से, ग्रेटर देन 90, यानी ये जो पीछे की जाने पार्टिकल का उनकी बात कर रहा है। इस ड्यू टू, उसकी वजह क्या थी, इस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्स होती है बेटा, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर सिमिलर चार्जेस होंगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज था उनके, एंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम, एटम का एक पार्ट था जिस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो उस पॉजिटिव पार्ट, एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल के दरमियान रिपल्जन की वजह से ये पार्टिकल क्या हुई है, वापस रीबाउंस हुई है ग्रेटर देन 90 के एंगल पर। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन,
यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे ना, भारी मैसिव थे, वो उनकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हो, इलेक्ट्रॉन जो थे वो अल्फा पार्टिकल को रोक नहीं सके। अब बच्चों ये तो उसका था एक्सपेरिमेंट। अब जब एक्सपेरिमेंट आए तो आप लोगों ने ये दोनों डायग्राम बना देंगे, या बुक से देखकर बना ले। अब बेटा उसने इस एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक मॉडल का पता है क्या स्ट्रक्चर पेश किया। उसने कहा कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक सेंटर का पार्ट होता है जो साइज में बहुत छोटा होता है, डेंस यानी काफी भारी होता है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों उसने कहा कि ये स्मॉल होता है? वजह ये थी कि ये जो पार्टिकल बाउंस हो रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल पीछे की जाने बाउंस रहे हैं, तो इनकी तादाद बहुत थोड़ी सी है। अगर ये पॉजिटिव वाला ऐसा बहुत बड़ा होता, जी तरह देखो ना, अगर इतना बड़ा होता, इतना बड़ा पॉजिटिव वाला ऐसा, तो जो यहाँ पार्टिकल जा रहे हैं वो भी वापस आते हैं, जो यहाँ जा रहे हैं वो भी, जो यहाँ जा रहे हैं वो भी, जो यहाँ जा रहे हैं वो भी क्या होते हैं, वापस आते हैं। ज़्यादातर पार्टिकल वापस आ जाते हैं अगर इसका साइज बड़ा होता। लेकिन बहुत थोड़े से पार्टिकल वापस आए तो इसका मतलब ये कि इसका साइज क्या है, बहुत ही छोटा साइज है, बहुत ही छोटा साइज है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों उसने कहा पॉजिटिव चार्ज है? अगर बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज न होता ना, तो ये इन पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को रिपेल न करता। अब अल्फा पार्टिकल पीछे की जाने आ रहे हैं, क्या मतलब ये इनको रिपेल कर रहा है। अगर इस पर नेगेटिव होता तो ये इसको अपने साथ अटैच कर लेता। तो क्या हो गया कि इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये रिपेल होकर अल्फा पार्टिकल पीछे की जाने आ रहे हैं। और ये भारी भी है। कैसे पता चला भारी है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसको नहीं निकाल सके, इसको नहीं हटा सके, खुद वापस आ गए। अगर अल्फा पार्टिकल से ये भारी ना होता ना, तो अल्फा पार्टिकल इससे टकराते, इसको भी साथ आप निकाल कर ले जाते। लेकिन अल्फा पार्टिकल इससे वापस आ जाते हैं। क्या मतलब? इसको निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भारी है। अब भारी है तो क्या मतलब इसके अंदर कौन सी चीज है? भारी पार्टिकल। भारी पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इस सेंटर वाले पार्ट को उसने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस का नाम दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में हो गए, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम के अंदर दो ही जगह है ना, दरमियान में ये सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर ज्यादातर खाली जगह। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह के अंदर है, यहाँ पर है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, और न्यूक्लियस इसके साथ अटैच हो जाना चाहिए, और ये फिर हिस्सा क्या होना चाहिए? न्यूट्रल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर नहीं आ रहा, हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस फोर्स को कोई फोर्स बैलेंस कर रही है जो बाहर की जाने का। अब बाहर तो कोई चीज़ है नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रही हो, तो फिर बाहर की जाने में एक ही सूरत में फोर्स हो सकती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमना शुरू कर दें। अगर इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमना शुरू कर दें, जब इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमेंगे तो इन पर बाहर की जाने फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आप लोग पढ़ेंगे, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, दायरे में घूमती है, तो उस पर बाहर की जाने में एक फोर्स लग रही होती है, जैसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रही है और इलेक्ट्रॉन को अंदर की जानिब नहीं आने दे रही। तो अब इस मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ही प्रपोज्ड प्लेनेटरी मॉडल फॉर आयन एटम। उसने एटम के लिए प्लेनेटरी यानी प्लेनेट वाला जो मॉडल नहीं होता, प्लेनेट का मॉडल क्या होता है? दरमियान में सन है, सोलर सिस्टम वाला जो मॉडल है, दरमियान में सन है और सन के बाहर क्या है? जो प्लेनेट हैं वो, जैसे अर्थ है या बाकी जो प्लेनेट हैं वो खास ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसने कहा एटम में भी यही सूरत हाल है, सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों? उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज भी बराबर, तादाद भी बराबर। तो जब चार्ज और तादाद बराबर होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। और जब कैंसिल करते हैं तो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल। आगे, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक कहलाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज होती है? इट इज द सेंट्रल, ये सेंटर में होता है, स्मॉल होता है, डेंस यानी भारी होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एटम का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है। होल मैस ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट। एटम का जितना भी मैस है वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर सारा मैस है, तो इसका मतलब ये है कि जो भारी पार्टिकल है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो ऑर्बिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जब कोई चीज दायरे में घूमती है तो उस पर जो बाहर की जाने फोर्स लगती है। बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये बैलेंस कर देती है। कौन सी फोर्स को बैलेंस करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही होती है, कौन सी चीज लगा रही होती है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी जानिब उसको क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।